अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम लड़ना नहीं चाहते बरकई खान। सुर्ख कबीले वालों की जानब से एक आवाज़ बुलंद हुई। फिर तुम क्या कहना चाहते हो? बरकई खान ने बुलंद आवाज़ में पूछा। हमने मंकाना को अपना सरदार बना लिया और दगबजई को हलाक कर दिया है। सुर्ख कबीला का आने आज़म के अहकामात की पैरवी करने में ही फ़ख्र समझता है। हम खलूस दिल से इताअत गुजार हैं। मंकाना को आगे पेश करो। बरकई खान ने तेज़ आवाज़ में कहा। एक उम्र रसीदा शख्स उस मजमा में से निकल कर आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़कर अपनी तलवार बरकई खान के कदमों में रख दी। वो मुसलमान कैदी कहाँ है? बरकई खान सख्ती से बोला। वो मंकाना पर भी एतमाद करने को तैयार न था। उसे कल रात यहाँ से कोई भगा ले गया है। मंकाना गर्दन झुकाए हुए बोला। तुम झूठ बोलते हो। बरकई खान आपे से बहर होने लगा। मुझे हर कीमत पर वो शख्स अभी और इसी वक्त चाहिए, लेकिन वो यहाँ नहीं है। आप मेरी बात पर यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो कि मैं तुम्हारी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लूँगा? मुझे अभी और इसी वक्त वो चाहिए, वरना मैं सुर्ख कबीले का हर फर्द कत्ल कर दूंगा। बरकई खान गुस्से से भरने लगा। हमारी जानें आपके हुजूर मौजूद हैं, चाहे जितने सर उतार लीजिए, मगर वो वाकई कल रात फरार हो गया है या उसे उसका कोई मददगार यहाँ से ले गया है। मंकाना बेबसी के आलम में बोला। बरकई खान उसके लहजे और साफ गोई पर गोमगों का शिकार होने लगा। ठीक है, तुम इस वक्त अपनी बस्ती में वापस जाओ। मैं सुबह इस बात का फैसला करूंगा कि तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ। मेरी सिपा तमाम रात बेदार रहेंगी। अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो याद रखना कि मैं ऐसी खौफनाक सजा दूंगा कि दूसरे कबीले भी इबरत पकड़ेंगे। बरकई खान पुकारता हुआ बोला। वो इस बात में सर हिलाता हुआ वापस लौट गया। उसके अकब में तमाम लोग भी वापस बस्ती में लौट गए। उनके जाते ही बरकई खान ने एक दस्ते को हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर बस्ती के इर्द गिर्द लगाई गई कांटों की तमाम बाड़ उखाड़ दे और खेमे नस्ब कर लिए जाएं। सुबह सूरज निकलने से कबल ही वो लोग ऐसा इंतजाम कर चुके थे कि बस्ती में से किसी शरारत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता था। मंगोल सिपा सलार बरकई खान की इस हिकमत अमली पर बेहद नाला था, क्योंकि उसका ख्याल था कि रात भर सिपा को बेदार रखने से अगर सुबह बस्ती की जानब से कोई हमला हुआ तो वो उन्हें बेहद महंगा पड़ेगा। बरकई खान उसके नज़रिए से मुतफिक नहीं था। सूरज जब खसई हो गया तो मंकाना खुद बस्ती से बहर आया और उसने बरकई खान को एक बार फिर समझाने की कोशिश की। बरकई खान को यह खदशा था कि कहीं इन्होंने मतीउद्दीन को हलाक न कर दिया हो और अब अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए फरार की मन घड़त कहानी सुना रहे हों। मंकाना के लहजे से सच्चाई झलक रही थी। बरकई खान उसके असरार पर परेशान सा हो गया। मतीउद्दीन को फरार होने में कौन मदद दे सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दगबजई खान ने अपने किसी हलीफ को ऐसी हरकत के लिए उकसाया हो? उसने मौका वारदात पर खुद जाकर जांच पड़ताल करने का फैसला किया। वो मुहाफिज दस्ते के हमरा बस्ती में दाखिल हुआ। बस्ती के बीचों बीच दगबजई खान की कटी फटी लाश पड़ी थी। बरकई खान पहली निगाह में उसे पहचान गया था। बरकई खान ने उस लाश को रिवायात के मुताबिक जलाने की हिदायत की तो कुछ लोगों ने आगे बढ़कर उस लाश पर एक बड़ा कपड़ा डाल दिया। वो मंकाना की रहनुमाई में उस खैमा तक आया जहाँ मतीउद्दीन को असीर किया गया था। खैमे के गिर्द कई कटी जंजीरों के टुकड़े मौजूद थे। बरकई खान ने जंजीर के एक टुकड़े को उठाया और गौर से देखने लगा। कटा हुआ हिस्सा खासा मजरूह दिखाई दे रहा था। यह किसी बड़ी कैंची का कमाल ही हो सकता था। काटने वाले ने बड़ी महारत का सबूत दिया था कि उसने जंजीर को कट लगाने से पहले ही कमज़ोर कर दिया था। दूसरे ही लम्हे बरकई खान के चेहरे पर इत्मीनान सा फैल गया। उसे मंकाना की सच्चाई पर यकीन आ चुका था। वो उस फर तक पहुंच गया था जो जंजीरें काटने का महर था। बरकई खान ने सुर्ख कबीले से इताअत का इख्तियार रखने के लिए और बगावत से गुरेज पर छोटा सा खिताब किया। मंकाना को बाज़ाब्ता तौर पर कबीले का सरदार मुकर्रर किया गया। मंकाना उसकी आमद पर शानदार ज़ियाफ़त करने का ख्वाहिशमंद था, मगर बरकई खान ने उसे मादरत करते हुए अपने सिपाह को शुमाल की जानिब कूच का हुक्म दिया। सिपा सलार ने चूँ चरा करना चाहिए, जिस पर बरकई खान ने उसे वापस सराय रवाना कर दिया। नाजरीन, मुहर्रम 637 हिजरी में नजमुद्दीन अयूब को इतला मिली कि उसका चचा इमादुद्दीन इस्माइल
हाकिम बालबक अपने भतीजे मलकुल मुजाहिद असदुद्दीन शेरकोह को हाकिम हिम्स के साथ मुल्हिक करके अपनी सिपाह के साथ दमिश्क की जानिब रवाना हो गया है। उसकी आमद के रास्ते का पता चलते ही नजमुद्दीन अयूब ने फौरी तौर पर आगे बढ़कर जंग लड़ने का फैसला कर लिया। अपने लश्कर के साथ वह 16 मुहर्रम 637 हिजरी को बसरा से निकला और 3 दिन की मुसाफत के बाद नाबलस के मकाम पर पहुंच गया। उसने उस मकाम को फैसला कुन मुबारजत के लिए मुंतखब किया। उसके हमरा 10,000 के करीब फौज थी, जिनमें इमादीन सल्तनत और उमरा भी शामिल थे। नजमुद्दीन अयूब अपने चचा को मुंह तोड़ जवाब देने की हिकमत अमली बना रहा था कि तीसरे दिन मुखालिफ लश्कर उसके सामने पहुंच गया और उसने मैदान जंग में अपने खेमे गाड़ना शुरू कर दिए। नजमुद्दीन अयूब ने जंग से पहले रिवायती सिफारत रवाना की ताकि लड़ाई के बजाय अफवाम और तफहीम की राह निकाली जा सके। सफारत जब वापस लौटी तो उसने नया इंकशाफ किया कि सामने खेमाजान होने वाला लश्कर उसके चचा इमादुद्दीन इस्माइल या असदुद्दीन शेरकोह का नहीं, बल्कि उसके अमजाद अल मलकुल नासिर दाऊद का है, जो कि इस जंग में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचा है। नजमुद्दीन अयूब को अपने अमजाद की इस हरकत ने खासी तकलीफ से दो चार किया और वह शदीद बीमार पड़ गया। मलिकुल नासिर हमला करने से गुरेज कर रहा था। उसे शायद इमादुद्दीन इस्माइल का इंतजार था। दिन गुजरते चले गए, यहाँ तक के पड़ाव डाले हुए करीबन 1 माह गुजर गया। नजमुद्दीन अयूब खुद भी हमलावर होने से गुरेज कर रहा था। इसकी एक वजह बीमारी से पैदा होने वाली जिस्मानी कमजोरी थी, दूसरा वो ये नहीं चाहता था कि अपने अमजाद भाई को कैदी बनाए या कत्ल करे। 29 सफर 637 हिजरी को अचानक बेबरस नाबलस आ पहुंचा। वो नजमुद्दीन अयूब से इजाज़त लेकर दमिश्क गया हुआ था। अबू मसूद की तीमारदारी में उसने 1 माह गुजार दिया था। जब अबू मसूद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया तो उसने बसरा रवाना होने का कस्द किया, मगर नजमुद्दीन अयूब के बारे में जब मालूम हुआ कि वो नाबलस में खेमाजन है तो वो सीधा वहां चला आया। उसने आते ही नजमुद्दीन से राजदारी से तन्हाई में मुलाकात की। उसने जब ये इंकशाफ किया कि इमादुद्दीन इस्माइल ने दूसरी राह इख्तियार करते हुए दमिश्क पर कब्जा कर लिया है तो नजमुद्दीन अयूब बेहद परेशान हुआ। उसका जासूसी का निज़ाम इस मौका पर बुरी तरह से नाकाम साबित हुआ था। इमादुद्दीन इस्माइल ने उसे गलत राह पर लगाकर बगैर जंग किए दमिश्क पर कब्जा कर लिया था। नजमुद्दीन अयूब की जानिब से मुकर्रर किए गए दमिश्क के गवर्नर को मौत के घाट उतार दिया गया था। नजमुद्दीन अयूब ने फौरी तौर पर दमिश्क रवाना होने का फैसला किया। उसने चलने से पहले अपने बाएतमाद इत्तबा और इमादीन के साथ नई सूरत हाल पर मशवरा किया और उन्हें अपने फैसले से आगाह किया। वो सब फौरी तौर पर दमिश्क रवाना होने पर मुतफिक थे। इसी दौरान नजमुद्दीन अयूब के लश्कर के एक हरीसो कमीना खसलत अमीर अहमद रईस तक इमादुद्दीन इस्माइल के एक मुखबर की रसई हो गई। उसने आला ओहदे और हजारों दरहम की पेशकश करते हुए उसे अपने दामे फरेब में जकड़ लिया। उस अमीर ने उस वक्त जब लश्कर चलने की तैयारी कर रहा था दमिश्क पर कब्जे की इतला आम कर दी। सिपा को जब यह मालूम हुआ कि दमिश्क पर पहले ही कब्जा हो चुका है तो उनमें फूट पड़ने लगी। उमरा ने अपने दस्तों को समझाना चाहा, मगर वो कोई बात सुनने पर तैयार नहीं थे। पल भर में सब मेहनत अकारत हो गई। कसीर जमात ने खुले अल्फाज में नजमुद्दीन अयूब का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। वो दमिश्क में खून की होली नहीं खेलना चाहते थे। दमिश्क में उनके एलो याल और अकारे मौजूद थे। दमिश्क में जंग की सूरत में बेशुमार लोगों की हलाकत का इम्कान था। नजमुद्दीन अयूब ने उन्हें समझाने की बेहद कोशिश की कि जंग दमिश्क के अंदर नहीं बल्कि बाहर लड़ी जाएगी, मगर वो अपनी ही जिद पर उड़े रहे। उन्होंने अमीर अहमद को अपना सरबराह मुकर्रर किया और इमादुद्दीन इस्माइल की हिमायत में नारे बुलंद करना शुरू कर दिए। नजमुद्दीन अयूब की हामी जमात ने उनसे उलझना चाहा तो उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका। नजमुद्दीन अयूब इस अजीब सूरत हाल में फंस कर रह गया था। उसे अब हकीकतन बलाद शर्किया की हुकूमत अपने हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही थी। 30 सफर 637 हिजरी को उसकी सिपाही की 1/3 से ज्यादा तादाद ने उसे बेयारो मददगार छोड़ते हुए दमिश्क का कस्द किया। नजमुद्दीन अयूब अपने खास गुलामों मुहावजों और इत्तबा की जमात के साथ मैदान जंग में तनहा रह गया था। बेबरेस को खसूसी तौर पर हिदायत की गई थी कि वो किसी महफूज मकाम की जानब निकलने का रास्ता हमवार करे। अफवाज की बगावत और वापसी की इतला मलिकुल नासिर दाऊद तक भी पहुंच गई। उसने फौरी तौर पर आगे बढ़कर नजमुद्दीन अयूब और उसकी हलीफ जमात के खेमों को
चारों तरफ से घेर लिया ताकि वो किसी जानिब फरार न हो सकें। नाजरीन, अजकई कबीले में मतीउद्दीन को आए हुए आज 5वां दिन था। उसे अभी तक यह मालूम नहीं हो सका था कि इन लोगों ने किस मकसद के तहत उसे सुर्ख कबीले की असीरी से छुड़ाया है और अब इनके इरादे क्या हैं। वो उनके सलूक पर भी हैरान था, क्योंकि उन्होंने उसे यूं रखा हुआ था जैसे वो उनका अजीज तरीन मेहमान हो। मतीउद्दीन आज़ादी से उनकी बस्ती में घूम फिर सकता था, मगर उसे बस्ती से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। मतीउद्दीन एक आध दफ़ा इस पाबंदी पर आग बगोला भी हुआ था। उन्होंने बाहर के हालात को ख़तरनाक करार देकर उसे वहीं रुकने की तलकीन की। मतीउद्दीन फौरी तौर पर सराय पहुंचना चाहता था, मगर वक्त के हाथों मजबूर था। वो लोग मार धाड़ के कायल नहीं थे, फिर भी मतीउद्दीन उनसे जान छुड़ाने में नाकाम हो गया था। यहाँ रहते हुए मतीउद्दीन को यह एहसास हो गया था कि ये लोग कुछ ज़्यादा हसास और होशियार हैं। ये वक्त से पहले ही खबरदार हो जाते हैं। उनकी इस खूबी ने उसे खासा मुतहय्यर भी किया था। बरकई खान के बाद अगर वो किसी से इतना मुतासर हुआ था तो वो अजकई कबीला था। मतीउद्दीन ने आज ठान लिया था कि वो सरदार मांझी खान से खुद बात करेगा, इसलिए वो उसे ढूंढता हुआ उसके मकान तक आ पहुंचा। सरदार मांझी खान ने उस पर उछड़ती हुई निगाह डाली और अपने काम में मगन हो गया। सरदार, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ से जाने की बात करोगे, मगर मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर खतरा है। सुर्ख कबीला के लोग तुम्हें कुत्तों की मदद ढूंढ रहे हैं। अगर तुम अपनी ज़िंदगी से इतने ही उगता चुके हो तो यहीं किसी से खंजर लो और अपना काम तमाम कर लो। बात करने के साथ साथ वो सर झुकाए अपने काम में भी मसरूफ़ था। फिर यही बता दो कि तुमने मुझे दरिंदा सिफत सुर्ख कबीले के चुंगल से क्यों छुड़ाया है। मैं इस अमर की वजाहत की ज़रूरत नहीं समझता। वो कदरे नागवारी से बोला। अजीब बात कर रहे हो तुम। मतीउद्दीन उसके रद्द अमल पर तलमला उठा। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपने खेमे में जाओ और आराम करो, खाओ पियो और ऐश करो। जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें खुद सराय पहुंचाऊंगा। सरदार मांझी खान ने नसीहत अमेज लहजे में कहा। अगर मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दूं तो? मतीउद्दीन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। सरदार मांझी खान ने उसकी जानिब एक नज़र डाली और इस तहिया अंदाज में मुस्कराने लगा। तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो, और यहाँ से तन्हा निकलने की सूरत में मीलों दूर तक तुम्हें कोई ऐसा फर्द नहीं मिलेगा जो सराय तक पहुँचने में तुम्हारी रहनुमाई कर सके। तुम हमारे मोहताज हो। याद रखो, मुसलमान किसी का मोहताज नहीं होता। मतीउद्दीन पुरआज़म लहजे में बोला। ज़्यादा जज्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं। होश के नाखुन लो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और ना ही यहाँ तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुँचाया जा रहा है। वक्त की मसलहत के तहत यह कदम उठाया गया है। मैं तुम्हारी इस मंतक से आजिज़ हूँ। मैं फौरी तौर पर सराय वापस लौटना चाहता हूँ और अब मैं अपना आखिरी फैसला सुना रहा हूँ कि मैं इस वक्त ये बस्ती छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुमने मुझे रोकना चाहा तो मैं हथियार उठाने से गुरेज नहीं करूँगा। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हें यहाँ ठहराने की जिम्मेदारी किसी लड़की ने हमें सौंपी है तो क्या फिर भी तुम यहाँ से जाना चाहोगे? लड़की ने? मतीउद्दीन को अपनी समात पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? भला किसी लड़की को मुझ गरीब से क्या दिलचस्पी है? सोचो, कोई लड़की जो तुम्हारी हमदर्द हो, तुम पर मेहरबान हो। मांझी खान धीमे से मुस्कराया। मतीउद्दीन हकीकतन परेशान हो गया था। एक लम्हे के लिए उसके जहन में गुल वकूज़ का चेहरा उभरा था, मगर उसने इस ख्याल को रद्द कर दिया था। गुल वकूज़ का इन लोगों से क्या वास्ता? वो गुम की हालत में खड़ा था। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कोई लड़की तुम्हारे जहन में मौजूद है। मांझी खान ने शरारती लहजे में उंगली नचाते हुए कहा। तुम जो भी अंदाज़ा लगाओ, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। किसी लड़की का झांसा देकर तुम मुझे मजीद नहीं रोक सकोगे। मतीउद्दीन ने हर किस्म के ख्याल को जहन से झटकते हुए जवाब दिया। वो यहाँ से निकलने का पुख्ता अज़म कर चुका था। सरदार मांझी खान ने उसे फिर भी बजीद देखते हुए आखिरी तीर उसकी जानिब फेंका। अगर उस लड़की का नाम गुल हो तो क्या फिर भी तुम यहाँ से जाना चाहोगे? मतीउद्दीन गुल का नाम सुनते ही दम बखुद रह गया। उसके दिमाग की तमाम नसें झंझना उठी थीं। वाकई गुल वकूद ने इसकी मदद की है, मगर उसने यह सब कैसे किया होगा? कई सवाल उसके जहन में सर उठाने लगे। नाजरीन, खेमे के बिस्तर पर पड़े बीमारी से नढाल नजमुद्दीन अयूब को जब यह इतला मिली
کہ اس کے امزاد الملک الناصر داؤد بن ملک المعظم نے چاروں جانب سے ان کا محاصرہ کر لیا اور فرار کی تمام راہیں مسدود کر دی ہیں، تو اسے خاصی پریشانی کا سامنا ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی طرح بصرہ واپس پہنچ کر حالات کو قابو میں لانے کی کوشش کرے گا، مگر حاکم الکرک اس کی راہ میں دیوار بن گیا تھا۔ نجم الدین ایوب نے اپنے حلیفوں اور اتباع کی جماعت سے اس نئی صورتحال کے بارے میں باہم صلاح و مشورہ کیا۔ سب بھانت بھانت کی بولیاں بولتے رہے، مگر کوئی واضح صورت دکھائی نہیں دی۔ نجم الدین ایوب نے فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ زندہ رہنا ہے تو عزت کے ساتھ ہی جیا جائے، اگر مرنا ہی مقدر بن چکا ہے تو پھر کیوں نہ لڑتے ہوئے رتبہ شہادت حاصل کیا جائے۔ اس نے اپنے غلاموں پر مشتمل محافظ دستے اور باقی ماندہ فوج کو سر دھڑ کی بازی لگانے کا حکم دیا۔ بیبرس کو اس محافظ دستے کا امیر مقرر کیا گیا۔ بیبرس کے لیے کسی دستے کی قیادت کرنا بالکل نئی بات تھی۔ اسے سپاہ کو ساتھ لے کر جنگی حکمت عملی تشکیل دینے کا کوئی خاص تجربہ بھی نہیں تھا۔ وہ کڑے حالات کے شکار آقا کی حکم عدولی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کام میں ابو خویلد نے اس کی کافی مدد کی۔ نئی صورتحال سے نبٹنے کے لیے اس نے خیموں کے چاروں جانب محافظوں کا ایسا جال بچھایا تھا کہ مخالف سپاہ کو نجم الدین ایوب تک پہنچنے سے پہلے کافی نقصان اٹھانا پڑتا۔ اسی دوران بہاؤالدین ظہیر نے نجم الدین ایوب کے ساتھ تنہائی میں بطویل ملاقات کی۔ یہ شخص نجم الدین ایوب کی جانب سے نابلس کا امیر مقرر کیا گیا تھا اور اپنے سپاہ کے ہمراہ جنگ میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ اس نے اپنی تجویز پیش کی کہ ملک الناصر سے ایک بار پھر جنگ بندی اور صلح جوئی کی سفارت کی جائے اور افہام و تفہیم کی کوئی راہ نکالی جائے تاکہ ہماری مٹھی بھر سپاہ کی جان کا بے مقصد ضیاع نہ ہو۔ اس نے امید ظاہر کی کہ ممکن ہے کہ ہماری سفارت کامیابی سے ہمکنار ہو۔ نجم الدین ایوب نے اس کی صلاح کو ترجیح دیتے ہوئے بہاؤالدین ظہیر کو ہی اپنا سفیر مقرر کرتے ہوئے اپنے امزاد ناصر الملک کے پاس روانہ کر دیا۔ بہاؤالدین ظہیر بے حد ہوش مند اور دور اندیش شخص تھا۔ اس نے ملک الناصر سے اس انداز سے بات چیت شروع کی کہ اس نے بآسانی جنگ کی بجائے امن کی راہ پر چلنے کی آمادگی ظاہر کر دی۔ دونوں لشکروں کے درمیان یہ سلسلہ کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ ملک الناصر نے نجم الدین ایوب کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کی کہ نجم الدین ایوب کو بظاہر اس کے قیدی کی حیثیت سے کرک چلنا ہوگا، اس کے ساتھ مناسب سلوک کیا جائے گا۔ جو ہی حالات سازگار ہوئے تو میں اسے باعزت رہا کر دوں گا۔ اگر نجم الدین ایوب یہ سمجھتا ہے کہ میری نیت میں کوئی کھوٹ ہے تو وہ ابھی اسی وقت بصرہ کی جانب لوٹ سکتا ہے، مگر وہ اس بات کو ذہن نشین رکھے کہ عماد الدین اسماعیل اسے اپنے لیے خطرہ جان کر اس پر حملہ کرنے سے باز نہیں آئے گا، اور یہ یقینی بات ہے کہ طاقت کی عدم موجودگی میں نجم الدین ایوب اس سے نہ صرف شکست کھا جائے گا بلکہ موت کے گھاٹ بھی اتار دیا جائے گا۔ اگر اسے مجھ پر ذرا سا بھی بھروسہ ہے تو وہ میرا ساتھ دے۔ بہاؤالدین ظہیر نے الملک الناصر کی پیشکش نجم الدین ایوب کے سامنے رکھ دی۔ نجم الدین ایوب پہلے تو اپنے امزاد کی بات سن کر رنجیدہ ہو گیا۔ وہ پہلے ہی اپنی سپاہ کے باغیانہ رویے سے سخت ارزدہ تھا۔ اسے اب بصرہ و نابلس کی باقی ماندہ فوج پر بھی کامل بھروسہ نہیں تھا۔ مجبوراً اس نے اپنے امزاد ملک الناصر داؤد کی یہ پیشکش قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور 22 ربیع الاول 637 ہجری بروز ہفتہ کو اپنے اتباع اور حلیفوں کی جماعت کے ساتھ خود کو ملک الناصر کے حوالے کر دیا۔ نجم الدین ایوب نے اپنی باقی ماندہ سپاہ کو واپس بصرہ و نابلس لوٹ جانے کا حکم دے دیا۔ بہاؤالدین ظہیر نے نجم الدین ایوب کی اطاعت کو ہی اپنے لیے پسند کیا اور نابلس کی امرت ترک کرتے ہوئے کرک کی راہ لی۔ الملک الناصر داؤد ان کے ساتھ بے حد عزت سے پیش آیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر کرک شہر آ گیا۔ اس نے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے بظاہر نجم الدین ایوب کو ایک قلعے میں نظر بند کر دیا تھا۔ یہاں نجم الدین ایوب اور اس کی جماعت کو خفیہ طور پر تمام مراعات مہیا کی گئیں اور کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں دی گئی۔ نجم الدین ایوب اپنے امزاد پر بھروسہ تو کیے ہوئے تھا، مگر وہ اپنی حفاظت سے ذرا غافل نہیں تھا۔ ابو خویلد، غازی جان اور بیبرس اس کے خاص اور وفادار غلام تھے جنہیں خصوصاً آنکھیں کھلی رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ناظرین، غازی عبداللہ شافی بلاد مصر کی حکومت میں شامل ایک بااعتماد امیر تھا۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ایوبی خاندان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایوب و نقائص پیدا ہوتے چلے گئے جو ان کے زوال کا باعث بننے لگے۔
صلاح الدین ایوب کے پوتوں اور پڑ پوتوں میں اپنے اپنے اقتدار کی حوث بے حد عروج پر دکھائی دیتی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے خلاف نصارہ سے مدد لینے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ نصارہ ان کے دوست نہیں ہیں، وہ ان کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ انہیں کمزور کر کے اس سرزمین سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حال کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ماضی سے عبرت لینے کا کسی کے پاس وقت نہیں تھا۔ مستقبل کس چڑیا کا نام ہے، اس بارے میں کچھ جاننا ان کے لیے بے مقصد تھا۔ عیش و نشاط کی رنگ رلیوں میں ڈوبے ان سلطانوں کی ذات پر جب کبھی آنچ آتی تو ہی یہ نصارہ کو سبق سکھانے کا رخ کیا کرتے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔